इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। पता है कौन सी कंपनी की टैगलाइन थी ये? बिग बाजार। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बिग बाजार का नाम ना सुना हो, क्योंकि हम इंडियंस को कम प्राइस पर चीजें खरीदना बहुत पसंद है और अगर उस कम प्राइस पर भी डिस्काउंट मिल जाए तो हम पागल हो जाते हैं। फिर हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि जो दिख जाए भर लो बस। और बेसिकली यही बिग बाजार चाहता था। बिग बाजार वालों ने देखा कि कस्टमर फ्रूट्स खरीदने के लिए अलग दुकान पर जा रहा है, राशन के लिए कहीं और जा रहा है और कपड़े किसी और ही दुकान से ले रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ग्रोसरीज, फूड आइटम्स, किचन अप्लायंसेस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सब कुछ इकट्ठा करके एक ही छत के नीचे ले आए, वो भी डिस्काउंट पर। जिसकी वजह से पहले दिन ही इतने लोग स्टोर पर आ गए कि उनका मेन एंट्रेंस गेट ही तोड़ दिया और लोगों ने ऐसे खरीदारी की जैसे कल कुछ मिलेगा ही नहीं। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि पहले स्टोर के लॉन्च के बाद 22 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 2 और स्टोर लॉन्च कर दिए। और किसी भी नई कंपनी के लिए 22 दिन में 3 स्टोर ओपन करना बड़ी बात होती है। ये इतनी तेजी से मार्केट में फैल रहे थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस रिपब्लिक डे पर यानी 26 को 26 करेंगे, मतलब 26 जनवरी को 26 करोड़ की सेल करेंगे। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने भारी डिस्काउंट दिए। टीवी सिर्फ 5,890 रुपए, मोबाइल 1,399 रुपए, सोफाज 15,999 रुपए, हर चीज की प्राइस कम कर दी। और ऐसा करने से उनकी सेल 26 करोड़ तो छोड़ो 30 करोड़ के भी पार पहुंच गई और ये हाईएस्ट सेल थी एक दिन में। तो इतनी सेल के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि कंपनी लॉस में चली गई? कहां गए वो सबसे सस्ते 6 दिन? क्यों अब बिग बाजार और डिस्काउंट्स की बात नहीं होती? और ऐसा तो एकदम से क्या ही हो गया कि उन्हें अपने कुछ स्टोर्स रिलायंस को बेचने पड़े? और क्या कारण है कि कोविड के बाद से तो ये मार्केट में वापसी ही नहीं कर पाए? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पहले तो बिग बाजार इतना बड़ा कैसे बना और बाद में ये इतना नीचे कैसे गया। साथ ही जानेंगे बिग बाजार के कुछ सीक्रेट्स और बिजनेस स्ट्रेटेजीज जिनकी वजह से वो इंडिया के एक आम आदमी को बड़े एयर कंडीशनड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ले आए और उन्हें सामान भी बेचा। तो तैयार हो? चलो फिर। बिग बाजार के ओनर किशोर बयानी जी के बिजनेस को लेकर बहुत बड़े सपने थे, क्योंकि वो खुद एक बिजनेस फैमिली से आते हैं। उनके दादाजी का क्लोथिंग का बिजनेस था, इसीलिए वो बहुत छोटी उम्र से ही बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। बट जो चीज उन्हें बाकी फैमिली मेंबर से अलग बनाती है वो है उनका कुछ बड़ा और यूनिक करने का सपना। और इसी के चलते उन्होंने पेंटालून्स और बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनीज बना दी। बिग बाजार की शुरुआत हुई थी 2001 में। उन्होंने अपना पहला स्टोर कोलकाता में ओपन किया था और उसके बाद उन्होंने करीब 300 स्टोर्स ओपन कर दिए। तो ऐसे ही उनका एक स्टोर था सांगली में, जो महाराष्ट्र का ही एक टाउन है। अब उस सांगली के आसपास बहुत सारे विलेजेस थे जहां पर ज्यादातर फार्मर्स रहते थे। तो ऐसा ही एक शुगर केन फार्मर था जिसका नाम था मोहन जादव और वो सांगली से 40 किलोमीटर दूर रहता था। अब ये जादव जी 55 साल के थे और इनकी एक छोटी सी जॉइंट फैमिली थी 127 मेंबर्स की। और बिग बाजार कहता है कि ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा कस्टमर है। तो बात है मंगलवार मार्च 2006 की, जब जादव जी अपनी वाइफ और कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ अपनी कार में सवार होकर बिग बाजार के आउटलेट पर पहुंचे। फिर उन्होंने वहां शर्ट्स, धोती, साड़ी, शूज, टॉयज सब कुछ खरीदा। सामान इतना ज्यादा था कि कैश काउंटर पर 14 फीट लंबा बिल निकला और जो टोटल अमाउंट उन्होंने पे की वो थी 1,37,367 रुपए। ये 2006 की बात है। अब सांगली के स्टोर की बात करें तो उसमें बाकी स्टोर्स की तरह एसी नहीं लगाए गए थे, उसमें एयर कूलर्स लगाए गए थे। अब इसके पीछे की किशोर जी की साइकोलॉजी समझना। उनका मानना था कि अगर हम सांगली जैसी जगह में जो विलेजेस के पास है वहां पर फुली एयर कंडीशन स्टोर बना देंगे तो एक आम आदमी स्टोर में आने से डरेगा, वो वहां से खरीदेगा ही नहीं, उसे लगेगा जरूर महंगा होगा। तो कस्टमर और स्टोर के बीच का गैप रिड्यूस करने के लिए उन्होंने एसी की जगह कूलर लगवाए। वो स्टोर बनाते समय आसपास के लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस और कल्चर को भी ध्यान में रखते हैं, इसीलिए बिग बाजार के आउटलेट्स कभी एक जैसे नहीं होते। उनके सांगली के आउटलेट में 3 यार्ड की साड़ी मिलती है, धोती मिलती है, साथ ही लोकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। वो एकमात्र ऐसा स्टोर है जहां एडिबल ऑयल भी लूज में मिलता है, क्योंकि कस्टमर वैसे खरीदना चाहते हैं। अब इसके अलावा अगर हम मेन सिटीज की बात करें लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो वहां भी कस्टमर बिग बाजार जैसे बड़े रिटेल स्टोर से खरीदना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी ये स्टोर्स एक्सपेंसिव लगते हैं। साथ ही एक बड़ा रीजन है प्रेफरेंस। मानो एक इंसान को सेब खरीदने हैं, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सुपरमार्केट से ले ले या फिर अपनी लोकल फ्रूट मार्केट से। तो ऐसे में वो लोकल मार्केट से लेना पसंद करेगा, इवन अगर प्राइस दोनों जगह सेम है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उसे एप्पल्स पिक करने में, बार्गेनिंग करने में, एक अच्छी डील पर खरीदने में मजा आता है। तो बिग बाजार वालों ने इंडियन कस्टमर की इस साइकोलॉजी को समझा। वो कहते हैं देखो अपने आसपास इंडियन मार्केट को, मंडीज को और जो मेले लगते हैं क्या होता है वहां पर। वहां ट्रेडर्स एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, लोगों को वो शॉपिंग वाला माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर कोई भी किसी भी कास्ट से, किसी भी क्लास से आ सकता है और शॉपिंग कर सकता है।
तो जब बिग बाजार पर काम शुरू हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे स्टोर पर भी वो इंडियन बाजार वाला लुक और फील रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जब बड़े स्टोर्स या मॉल में जाते हैं तो वो बाहर खड़े होकर ही सोच लेते हैं कि पक्का प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड होंगे, तभी तो इतनी चकाचौंध कर रखी है, और फिर वो खरीदना तो छोड़ो, स्टोर के अंदर ही नहीं आते। इसीलिए बिग बाजार का शुरू से एम था कि उनका स्टोर इंडियन कस्टमर के लिए कंफर्टेबल हो, और यही किशोर जी की स्ट्रेंथ थी। एज ए रिटेलर वो दो चीजों के बारे में बहुत क्लियर थे। पहली तो ये कि कभी भी फॉरेन कंसल्टेंट को हायर नहीं करेंगे, और दूसरी ये कि कस्टमर की बात मानेंगे, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स उस पर नहीं थोपेंगे। उनका मैसेज सिंपल था कि हम कस्टमर को बहुत ज्यादा लेविश स्टोर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से उसे लगेगा कि हम फालतू इंटीरियर पर खर्चा कर रहे हैं, जबकि हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उसको वैल्यू प्रोवाइड करने में। तो ये वो सिंपल सा आइडिया था जिसमें बहुत पावर थी। जैसे कि जब वो स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन कर रहे थे तो बहुत से लोगों ने कहा कि व्हाइट शर्ट लाओ, टाई लाओ, स्टाफ मेंबर स्मार्ट दिखने चाहिए। पर किशोर जी ने कहा नहीं, एक सेल्समैन कभी भी कस्टमर से स्मार्ट नहीं दिखना चाहिए। अगर कस्टमर ग्रेड 5 पर है तो सेल्समैन ग्रेड 4 पर दिखना चाहिए, ताकि कस्टमर सेल्समैन से कंफर्टेबली बात कर सके। इससे अच्छा इंटरेक्शन होता है और सेल्स भी बढ़ती है। अब कई बार आपने सुना होगा कि लोग कंप्लेंट करते हैं ये कह के कि बिग बाजार एक क्राउडेड प्लेस है, बट बहुत थोड़े से लोगों को ये समझ आया कि उसे जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टोर लोगों को भरा हुआ लगे, क्योंकि जब कोई शॉप खाली दिखती है तो लोग उसमें जाते ही नहीं है। और हम इंडियंस को भीड़ भाड़ पसंद है। जब तक धक्के वगैरह ना लगे, बातें बातें ना हो, खाना पीना ना हो, तब तक हमें शॉपिंग करने का मजा ही नहीं आता। इसीलिए शॉपिंग हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। हम सिर्फ ट्रॉली में चीजें भरने थोड़े ही जाते हैं, हम शॉपिंग को एंजॉय करने जाते हैं। तो अगर बिग बाजार की सक्सेस की बात करें तो वो बड़ी सेल्स फिगर्स या नंबर ऑफ स्टोर्स इन सब में नहीं है। उनकी सक्सेस इस चीज में है कि उन्होंने एक क्लासलेस स्टोर बना दिया जहां सोसाइटी का हर इंसान बाय कर सकता है। इसीलिए बिग बाजार एक ट्रू इंडियन सुपरमार्केट बन गया, जहां एक ही जगह पर आप सब कुछ डिस्काउंट पर खरीद सकते हो। अब ये बिग बाजार फॉरेन सुपरमार्केट से अलग कैसे है ये समझ लेते हैं। तो बेसिकली बाहर के जो स्टोर्स होते हैं वो एक ही फ्लोर पर सब कुछ रख देते हैं, और बिटवीन द रोज जो स्पेस होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पे मोस्टली लोग अकेले शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और अकेला इंसान पतली सी जगह में शॉपिंग कर सकता है। पर ये चीज इंडिया में वर्क नहीं करती। यहाँ लोग पूरी फैमिली के साथ खरीदारी करने जाते हैं। हमें भाई पूरी जगह चाहिए कि 3-4 बंदे आराम से ट्रॉली लेके निकल सके। इसीलिए बिग बाजार ने अपने स्टोर्स खुले खुले बनवाए, और हर स्टोर के अंदर बहुत सारे मिनी बाजार बना दिए ताकि शॉपिंग एक्सपीरियंस एनहेंस हो सके। तो चलो अब जानते हैं बिग बाजार का रेवेन्यू मॉडल क्या है। पहला, बल्क परचेज। बिग बाजार सारे आइटम्स मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीदता है, जिससे वो उन्हें लो प्राइस में मिल जाता है, और फिर वो उन प्रोडक्ट्स पर थोड़ा मार्जिन ऐड करके कस्टमर को सेल कर देते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट बंडलिंग। बिग बाजार स्लो मूविंग प्रोडक्ट को फास्ट मूविंग प्रोडक्ट के साथ बंडल कर देता है, जिससे स्टॉक भी क्लियर हो जाए और कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल जाए। अब यही चीज कई बार मैन्युफैक्चरर भी कर देता है। जब कोई रॉन्ग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर बना देता है और वो उससे सेल नहीं होता, तो वो डिस्काउंट पर सेल करते हैं, और बिग बाजार जैसी कंपनीज इस स्टॉक को खरीद लेती है और प्रॉफिट पर सेल कर देती है। थर्ड है लेवरेजिंग द प्रोडक्ट्स। बिग बाजार जैसी कंपनीज लेवरेज का बहुत ज्यादा फायदा उठाती है। वो किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े अपने स्टोर पर शोकेस कर देते हैं, ताकि उस ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ सके और कस्टमर को ऐसा लगे कि ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, और वो उसके प्रोडक्ट्स खरीद लें। तो ये था बिग बाजार का रेवेन्यू मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कंपनी सब कुछ ठीक कर रही थी तो इतने लॉस में कैसे गई? और जवाब है कोविड-19। कोविड के दौरान बिग बाजार को 3 महीने में 7,000 करोड़ का लॉस हुआ, जिसके बाद इनका वापस रिकवर होना मुश्किल हो गया। ये कंपनी मार्केट में फिर से स्टैंड नहीं कर पाई, और इसीलिए किशोर जी ने इसे रिलायंस को सेल करने का सोचा, पर वहां भी इश्यूज आ गए और ये कंपनी सेल नहीं हुई। तो आज की डेट में भी इसका पूरी तरह से सोल्यूशन नहीं निकला है। तो चलो अब जान लेते हैं बिग बाजार के उन सीक्रेट्स के बारे में जिनकी वजह से उन्होंने इंडियन मार्केट में तूफान ला दिया था। फर्स्ट है अट्रैक्टिव प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। बिग बाजार जाना जाता है अपनी सेल्स और प्रमोशनल इवेंट्स के लिए, जैसे कि सबसे सस्ते दिन या महा बचत डेज। इन इवेंट्स पर सभी प्रोडक्ट रेंज लाइक ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, हर चीज पर डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने लॉयल्टी प्रोग्राम्स लाइक बिग बाजार प्रॉफिट क्लब और डिजिटल वॉलेट लाइक फ्यूचर पे भी इंट्रोड्यूस किया। इन प्रोग्राम्स की वजह से कस्टमर को पॉइंट्स, कैशबैक्स, कूपन्स और वाउचर्स मिलते थे। इसके अलावा बिग बाजार प्राइस मैचिंग भी करता था, ताकि कस्टमर को बेस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट मिले। जैसे अगर कस्टमर को किसी और जगह सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल रहा है, तो ये उस प्राइस को या तो मैच कर देते हैं या बीट कर देते हैं, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि उसने ओवर स्पेंड किया है। साथ ही बिग बाजार एक और चीज अच्छे से जानता है कि इंडिया में लोग फेस्टिव सीजन में दबा के शॉपिंग करते हैं। इसीलिए दिवाली, होली, ईद सभी मौकों पर भारी डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं।
सेकंड है वैरायटी। बिग बाजार का प्लस पॉइंट ये है कि ये वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एक छत के नीचे प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है। एक चीज और जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि इनके पास अलग अलग प्राइस पे एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, ताकि एक कम बजट वाला इंसान भी खरीद सके और जो ज्यादा स्पेंड करना चाहता है वो भी खरीद सके। साथ ही इन्होंने व्हाइट लेबल ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस किए, लाइक FBB फॉर फैशन एंड क्लीन मेड फॉर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब इनकी खास बात यह है कि इन पर्टिकुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आप सिर्फ बिग बाजार से ही खरीद सकते हो। अब व्हाइट लेबल ब्रांड्स के साथ साथ बिग बाजार अपने स्टॉक में इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी रखते हैं, ताकि लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ग्लोबल या लोकल प्रोडक्ट खरीद सकें। और वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट लेटेस्ट ट्रेंड्स और इनोवेशन के हिसाब से हो, ताकि कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस फ्रेश हो और वो रिपीटेडली आता रहे। इसी चीज को एक लेवल अप करने के लिए बिग बाजार कुछ ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके एक्सक्लूसिव डील्स और लिमिटेड टाइम ऑफर्स लेकर आता है, जिससे वो एक फोमो और अर्जेंसी क्रिएट करते हैं ताकि कस्टमर फटाफट खरीद ले। थर्ड है स्टोर एक्सपीरियंस। बिग बाजार में स्टोर एक्सपीरियंस का एसेंशियल पार्ट होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग, यानी प्रोडक्ट्स कैसे प्लेस किए गए हैं, डिस्प्ले कितने अट्रैक्टिव है, यही चीजें कस्टमर की अटेंशन खींचती है। इसके बाद वो कस्टमर असिस्टेंस पर भी बहुत फोकस करते हैं। उनका नॉलेजेबल और फ्रेंडली स्टाफ हमेशा कस्टमर की हेल्प करता है, चाहे कोई प्रोडक्ट फाइंड करना है, कुछ पूछना है, हर चीज में आगे रहते हैं। इससे एक पर्सनल टच मिलता है जो ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कर देता है। इसके अलावा वो अपने स्टोर पर गेम्स, कॉन्टेस्ट, कल्चर, परफॉर्मेंस, ये सब एक्टिविटीज करवाते रहते हैं। इससे एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां शॉपिंग एक टास्क नहीं लगता बल्कि एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है। नेक्स्ट चीज जिस पर वो फोकस करते हैं वो है इन स्टोर कैफेज और फूड कोर्ट्स। ये इसलिए बनाए गए ताकि इंसान कुछ देर शॉपिंग से ब्रेक लेके कुछ खा पी सके और सोशलाइजिंग कर सके, जिससे बाद में वो स्टोर में और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। फोर्थ है लोकलाइजेशन। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस हर स्टेट में अलग अलग है, तो ऐसे में बिग बाजार इन कल्चरल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है और उन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करता है जो आसपास के लोगों को चाहिए। बिग बाजार लोकल सप्लायर्स और बिजनेसेस के साथ भी कोलैबोरेट करता है, जिससे लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिले और कस्टमर्स को लोकली मेड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिले। प्राइसिंग की बात करें तो वो लो इनकम लेवल रीजन्स में प्राइसेस और भी ज्यादा कम कर देते हैं, ताकि हर किसी को अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट्स मिल सके। तो ये थे वो लेसन्स जो हमने बिग बाजार से सीखे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।